नमस्कार दोस्तों, चर्चा एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे बिंदुसार की, द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार उत्तराधिकारी थे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन कराऊंगा जो भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को हराया और मगध पर एक नए वंश की स्थापना करवाई, वो था मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने घनानंद को हराया था। घनानंद को हरा दिया था। ठीक है, घनानंद को हराने के बाद इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किस पे? मगध पर। तो चलिए एक बार प्रॉपर रिवीजन, मुझे सिर्फ आप 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट में पूरा रिवीजन करा दूंगा लास्ट लेक्चर का। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें मैंने लिख दी हैं, तो मैं इसमें आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं। तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर अपना एक शासन बिठा दिया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि संस्थापक थे मौर्य वंश के। ओके, मौर्य वंश के। और इन्होंने चाणक्य के साथ मिलकर घनानंद को हराया, मगध पर अपना नया शासन बिठाया। 1705 ईसा पूर्व में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध लड़ा, जो कि किसका? सिकंदर का क्या था? सेनापति था। जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो सेल्यूकस निकेटर ने सोचा कि क्यों ना वो मगध पर या फिर पूरे भारत पर अपना शासन बनाए। तो उस कारण वो वहां पर ठहर गया और ये पंजाब और अफगानिस्तान की तरफ अपने राज्य फैलाने लगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हरा के सबको मुक्ति दिलाई, फिर से एक अखंड भारत का निर्माण किया। तो सेल्यूकस निकेटर जब हारा तो उसने काबुल, मकराम, हेरात और कांधार और अपनी पुत्री की शादी इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी, जो कि फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज कहा जाती है। मेगास्थनीज जो कि राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का, जो कि किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य की। उसने इंडिका नामक बुक लिखी है जिसमें नगर प्रशासन के बारे में बात की है, मौर्य काल के नगर प्रशासन के बारे में बात हुई है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी है जिसमें इनके राजनीतिक जो मौर्य साम्राज्य था उसमें राजनीतिक का वर्णन हुआ है। ठीक है, और अगर आप और डिटेल में देखना है तो आप लास्ट वीडियो देखिए। चलिए अब इनके पुत्र बिंदुसार के बारे में हम बात करेंगे थोड़ी सी। चलिए, तो ये पहले बात मैं बता देता हूं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम यहां लूसेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिटेल के वीडियो जल्दी पब्लिश हो जाएंगे, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं इसे ठीक है, तो ये रिवीजन हो गया। अब बात करते हैं बिंदुसार की। तो दोस्तों मैं इसे पिक्टोरियल वे में पढ़ाता हूँ। लूसेंट को मैं पूरा पिक्टोरियल वे में, पिक्टोरियल मतलब मैं चित्रकारी तरीके चित्र बना के आपको समझाता हूँ ताकि आपको ज्यादा चीजें मेमोराइज हो पाए। क्योंकि जो चित्र हम देखते हैं, हम जो चीजें देखते हैं, जैसे मूवी देखते हैं तो हमें ज्यादा मेमोराइज रहता है। ठीक है ना, एटलीस्ट हमें नाम याद नहीं थे बट हमें चीजें मेमोराइज रहती हैं कि हाँ कुछ ऐसा था। ओके, दैट्स वाई मैं बोलता हूं कि आप बिल्कुल ऐसे पढ़िए। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा अगर आपको चाहिए हैं, और एक बार लूसेंट भी आप पढ़ लिया कीजिए अगर आपका मन करे। ठीक है, अगर आपको लगा कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए। जो भी आपको कंफ्यूजन है, जो भी आपको अपडेट चाहिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बिंदुसार की। ये क्या है? हमारा मगध। अब यहां जो राजा हैं इनका नाम है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। ठीक है, इनके बारे में ज्यादा चीजें तो नहीं दी है लूसेंट में, पर जितना दिया है तो मैं लिख देता हूं। इनको अमित्र घात भी बोलते हैं। इन्हें भद्रसार भी बोलते हैं। भद्रसार भी बोलते हैं और इन्हें सिंह सेन भी बोलते हैं। ठीक है,
इनके 3 नाम है। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक। और भद्रसार इन्हें प्राणों में बोला है, वायु प्राण में। और शिंगसेन इन्हें जैन ग्रंथों में बोला गया है। ठीक है। और एक चीज और, ये किस धर्म के अनुयायी थे? ये आजीवक संप्रदाय के थे। फॉलोवर थे, ठीक है, आजीवक फॉलोवर थे ये, आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के ये फॉलोवर थे बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है। साथ ही साथ इनके शासनकाल में एक बौद्ध विद्वान थे, या एक बौद्ध विद्वान ने इन्हें, क्या नाम था बौद्ध विद्वान का? तारानाथ। तारानाथ। तारानाथ ने इन्हें 16 राज्यों का विजेता बताया है, 16 राज्यों का विजेता बताया है। बताया है। ठीक है। एक ये इतनी चीजें हो गई। अब इनके बारे में एक चीज और है, डाइमेकस। इनके राज दरबार में कौन आया था? डाइमेकस आया था। ठीक है। डाइमेकस राजदूत आया था। जो कि कहा जाता है कि मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी था। ठीक है, उत्तराधिकारी था। ठीक है। एंटीयूकस ने इसे भेजा था। एंटीयूकस सेंड डाइमिकस एज अ राजदूत। ठीक है ना, राजदूत की तरह या राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है ना, किसने? एंटीयूकस ने। ये आजीवक संप्रदाय के फॉलोवर थे। इन्हें हम अमित्रघात, भद्रसार और सिंहसेन के नाम से भी जानते हैं। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसाल बोला गया है, जैन ग्रंथों में इन्हें सिंहसेन बोला गया है, शत्रु विनाशक इन्हें अमित्रघात बोलते हैं, शत्रु विनाशक एज अ अमित्रघात बोलते हैं। बौद्ध विद्वान तारानाथ 16 राज्यों का विजेता बताता है बिंदुसार को। बस इतना ही लूसेंट में दिया है। अब चीजें अगर आपको ऐसे ही नोट करनी है तो नोट कर लीजिए। ठीक। अब बात करेंगे हम इनके पुत्र एक महान राजा अशोक की। ठीक है, तो इसे फिर मैं रफ करता हूं। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप, मैं साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज आप नोट्स बनाइए। मैं आपसे यही कहूंगा कि प्रॉपर नोट्स अपने हाथों से बनाइए ताकि आपको ज्यादा चीजें याद रहें। ठीक है, लेट मी रफ इट। चलिए अब बात करेंगे हम महाराज अशोक की। ठीक है, अशोक किनके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, चलिए तो मैं फिर से ड्रॉ करूंगा चीजों को और फिर समझिएगा। ये हमारा मगध हो गया। अब यहां जो राजा आए हैं वो है महान अशोक।
ठीक है, महान अशोक। ये मगध राज्य पर 269 ईसा पूर्व में बैठ गए थे। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था, मौर्य वंश जब स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य। और मैंने एक चीज अवंती के बारे में, जब मैं सबसे पहले हर एक वंश के बारे में जब बात कर रहा था, मैंने एक अवंती राज्य की बात की थी। तो ये किसके यहां पर बैठने के पहले ये एक अवंती के राज्यपाल थे। अवंती राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। ठीक है ना, ये अवंती राज्य में लिख देता हूं मैं, बिफोर मगध किंग, बिफोर बिकम मगध किंग। ओके, मगध किंग अशोक राज्यपाल रूप में कार्यरत करते थे अवंती में। ठीक है, अशोक को अशोक वर्धन बोलते हैं, यानी क्या क्या बोलते हैं, अशोक वर्धन। अशोक वर्धन ने किसमें बोला गया, पुराणों में। और इनका नाम अशोक किसमें मिलता है, मक्सी और गुर्जरा, मक्सी एंड गुर्जरा अभिलेख में अशोक नाम मिलता है। राइट, अशोक नाम ही मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हुई। महान अशोक 269 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे। उसके पहले वो अवंती राज्य के में राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे, या फिर वहां पर एज अ राज्यपाल थे, क्योंकि ठीक है। और इन्हें पुराणों में अशोक वर्धन बुलाते हैं। और मक्सी एंड गुर्जरा, जो अगर पूछा जाए कि किस अभिलेख में अशोक ही नाम मिलता है, तो मक्सी एंड गुर्जरा अभिलेख में इनका अशोक नाम ही मिलता है। ठीक है, अब इन्होंने एक युद्ध लड़ा 261, 8 साल बाद, मतलब अपने शासन पर बैठने के 8 साल बाद। चलिए यहां लिखता हूं मैं, ये इन्होंने एक युद्ध लड़ा जहां से ये बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनका मेंटली बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये देखते हैं कि कितना नरसंहार हुआ है। तो यही वो युद्ध था, ये था कलिंग युद्ध। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में इन्होंने, यहां की कैपिटल थी तोसली, राइट, या तोसली को इनने पूर्णतः ही मगध में मिलाया, या फिर कह सकते हैं इन्होंने पूरा कलिंग ही मिला लिया था। ये कलिंग था। ठीक है, कलिंग का युद्ध लड़ा इन्होंने 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा, और तोसली जो कि राजधानी थी, तोसली को पूर्णतः ही मिला लिया, तोसली पर कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया अपना। ठीक है, यहां पर ये कलिंग राज्य में, कलिंग राज्य, ओके, कलिंग राज्य, ये बात हो गई। अब यहां से इनकी बौद्ध जर्नी स्टार्ट होती है। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आएगा कि कलिंग युद्ध कब हुआ था अशोक का, तो 260। अगर आपको एक वैल्यू याद है तो उसमें से 8 माइनस कर दीजिएगा, तो 261 हो जाएगा। ओके, क्योंकि इन्होंने
8 साल बाद लड़ा था, अपने शासन में बैठने के 8 साल बाद ये कलिंग युद्ध लड़ने गए थे। कलिंग था कहां पर, थोड़ा सा मैप में दिखाता हूं। अगर मैं कहूं कि ये मेरा पूरा तरीके से अगर ये भारत है, तो यहां पर जैसे मगध था, तो कलिंग कुछ यहां पर था। यहां पर राज्य करने के लिए उन्होंने ये युद्ध लड़ा था। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद अशोक की बौद्ध जर्नी के। तो इसे रफ कर देते हैं, फिर बात करते हैं। इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, ठीक है, इतना हो गया। अब बात करेंगे बौद्ध जर्नी, अशोक की बौद्ध जर्नी। हिंदी में लिखता हूं मैं कि कहानी। ओके, जर्नी ऑफ बिकम अ बौद्ध। ठीक है, जब अशोक बौद्ध धर्म अपनाते हैं तो कैसे अपनाते हैं, क्योंकि जब इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा 261 ईसा पूर्व में, तो बहुत ही नरसंहार हुआ, जिसमें उन्होंने देखा कि इतना इतने लोग मारे गए, इतने लोगों को बंदी बनाया गया, क्यों ना एक कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोग मिलजुल कर रहें। ठीक है ना, तो वो एक ही उन्होंने समझ आया कि बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। ठीक है, डिटेल में नहीं, सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, दैट्स इट, सिर्फ लूशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक बौद्ध भिक्षुक थे उपगुप्त। किसके पास जाते हैं, उन्हें कौन मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, एक चित्र दिख रहा है। तो यहां से इनकी बौद्ध जर्नी स्टार्ट होती है। ठीक है, कैसे, इन्हें एक भिक्षु मिलते हैं, एक भिक्षुक मिलते हैं, कौन, उपगुप्त, जिनका नाम था, एक बौद्ध भिक्षुक जिनका नाम था उपगुप्त। वो उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, जो कि इन्हें बौद्ध शिक्षा देते हैं। क्या देते हैं, बौद्ध बना देते हैं, बौद्ध शिक्षा देते हैं। कौन देते हैं, उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त कौन थे, एक बौद्ध भिक्षुक थे, जिन्होंने सामने अशोक ने अपने हाथ जोड़े, या फिर कह सकते हैं आप, आपको एक पिक्चर याद रहेगी कि उपगुप्त ऊपर की तरफ बैठे हुए थे, जिनके सामने उन्होंने अपने हथियार रख दिए थे। ठीक है, इसके बाद अशोक ने काफी वर्क किया, अपना राज्य, इस बौद्ध धर्म का काफी प्रचार किया, अभिलेख, स्तंभलेख, गुहालेख बनवाए। हम पढ़ेंगे आगे चल के सारी चीजें क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो शिलालेख का वर्क करवाया है पूरे इंडिया में, तो कहा जाता है अशोक ने ही स्टार्ट किया था, शिलालेख पत्थरों में लिखवाते थे। इस तरीके से इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, किसके द्वारा, उपगुप्त के द्वारा। इसके बाद 7वें स्तंभ में आजीवकों का उल्लेख है। अशोक के 7वें स्तंभ में स्तंभ अभिलेख में आजीविकों का उल्लेख है। तो आजीवक एक संप्रदाय था, आजीवक एक संप्रदाय था, जो कि बिंदुसार इनके फॉलोवर थे, मैंने लास्ट वही बताया था। ठीक है ना, तो 7वें स्तंभ में आजीविकों का उल्लेख है। साथ ही साथ इसमें लिखा है कि महामात्रों को, महामात्रम पढ़ेंगे, महामात्रों का इन्होंने उल्लेख किया था, महामात्रों को इनकी सेवा करने के लिए बोला गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आजीवक संप्रदाय की, जो आजीवक संप्रदाय थे, इसके स्थापना किसने थी, मखिल मखिल मखिली। मखिल घोषाल स्थापक किसके, आजीवक संप्रदाय के।
ठीक है, अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखिल गोशाल थे। ठीक है ना। अब इतनी बातें हो गई। आजीविकों के रहने के लिए, आजीविकों को रहने के लिए अशोक ने चार गुफाओं का निर्माण कराया था, जिनका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी। कहां पर? बराबर की पहाड़ियों में। तो कैसे याद रखेंगे? चलिए मैं इसे रफ करता हूं एक बार, ये आपको मिल जाएगा लूसेंट में भी लिखा हुआ, बट मैं जो जो आपको याद करने लायक है वो चीजें मैंने बता दी है। ठीक है, तो यहां से इन्होंने एक बार फिर रिवीजन कर देते, रिवाइज कर देते हैं। अशोक उपगुप्त के पास जाते हैं और उनसे बौद्ध दीक्षा लेते हैं। बौद्ध शिक्षा लेने के बाद अशोक ने 7वें स्तंभ में लिखा है कि उन्होंने आजीविकों का भी क्या किया है? उनकी देखरेख के लिए कुछ गुफाओं का वर्णन किया है। ठीक है ना। तो मखिल गोशाल कौन थे? संस्थापक थे किसके? अजीवक संप्रदाय के। अजीवक संप्रदाय का फॉलोवर कौन था? बिंदुसार भी था, जो कि अशोक के पिता थे। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसे रफ करता हूं मैं पहले। तो आजीविकों के रहने के लिए अशोक ने बराबर की पहाड़ी, तो ऐसे बना देता हूं मैं। ठीक है, तो अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर, ठीक है ना, बराबर की पहाड़ी, ये पहाड़ है, समझो ये पहाड़ है, बराबर की पहाड़ियों पे 4 गुफाओं का वर्णन किया था, निर्माण करवाया था। कर्ज गुफा, ठीक है, चौपार गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी। ठीक है ना। 4 गुफाओं का क्या करवाया था इन्होंने? निर्माण करवाया था हितुरैनी गुफाओं का। ठीक है, कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व। ठीक है, विश्व झोपड़ी। इसके साथ साथ एक गुफा का और आप याद रखेंगे, जिसे नागार्जुन गुफा बोलते हैं। ठीक है ना, ये दशरथ ने बनवाई थी। यहीं पर एक और गुफा है, इसे बोलते हैं हम नागार्जुन, राइट, या नागार्जुन गुफा। ये किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी अशोक के पौत्र, ठीक है ना, दशरथ ने। ठीक है ना, अशोक के पौत्र दशरथ ने भी एक आजीविकों के रहने के लिए एक और गुफा बनवाई थी, जिसका नाम था, ये 5 गुफाएं आजीविकों के रहने के लिए ही बनाई थी। ठीक है ना, जिसका नाम था नागार्जुना। ठीक है, अब ये बात होगी इनकी गुफाओं की। अब क्या क्या बात होगी? एक तो 7वें स्तंभ में क्या लिखा है? आजीविकों का वर्णन हुआ है, जिसमें आजीविकों का वर्णन, जिसमें आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे इनके मखिल घोषाल। ठीक है, मखिल घोषाल। और इन्होंने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था बराबर की पहाड़ियों पर, बराबर की पहाड़ियों पर। कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व। एक नागार्जुना गुफा किसने बनवाई थी? दशरथ ने, जो कि अशोक का पौत्र था। ठीक है, पुत्र नहीं पौत्र। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे, अशोक के अभिलेखों के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, अभिलेखों के बारे में बात करने से पहले पहले इसे रफ करता हूं, 2 पॉइंट्स और बात करेंगे अभी। ठीक है, एक पॉइंट है, बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने अपने पुत्र एंड पुत्री महेंद्र एंड संघमित्रा को कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था बौद्ध प्रचार के लिए। ठीक है, कहां पर? ये मेरा भारत है।
ठीक है, तो एक पॉइंट ये है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है ना, संघमित्रा या महेंद्र को पुत्र एवं पुत्री को श्रीलंका भेजा था, किस लिए? बौद्ध प्रचार के लिए। ठीक है, तो ऐसे बनाइए, ये हमारा प्यारा भारत है, ये श्रीलंका जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये श्रीलंका है, यहाँ पर संघमित्रा और महेंद्र को भेजा गया अशोक के द्वारा। ठीक है, बौद्ध प्रचार के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं शिलालेख क्या होता है। शिलालेख ये पत्थरों पे लिखा जाता है। ठीक है ना, ये हो गया पत्थर। ठीक है ना, पत्थर पे लिखने, ये सर्वप्रथम पत्थरों पे लिखना फर्स्ट स्टार्टेड बाय अशोक। ठीक है ना, हिंदी में लिख लेंगे, अशोक के द्वारा सबसे सर्वप्रथम शुरू किया गया पत्थरों पर लिखवाना, जिसे हम शिलालेख बोलते हैं। ठीक है ना, अभिलेख और शिलालेख में अंतर होता है, अभिलेख शिलालेख। ठीक है ना, अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, अभी बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसे मैं फिर रफ करता हूं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम अभिलेखों की। ठीक है, अभिलेख, तो सबसे पहले अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, शिलालेख, ठीक है, एक होता है स्तंभलेख और एक होता है गुहालेख। और ये जो अभिलेख हैं, इन्हें 3 भाषाओं में, 3 लिपियों का यूज हुआ है, एक ग्रीक एंड अरमाइक। ठीक है ना, लिपि ग्रीक प्लस अरमाइक। ठीक है, और जो 2 है, एक है खरोष्ठी जो कि यहाँ पाकिस्तान में मिलती है, और एक है ब्राह्मी लिपि। ठीक है ना, ये और ये मिलती है हमें अफगानिस्तान में, ये मिलती है हमें पाकिस्तान में, और ये मिलती है हमें भारत में, ब्राह्मी लिपि। इस लिपि को, ठीक है, इस लिपि को राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। कहां? राइट टू लेफ्ट। ठीक है ना, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। ठीक है, भारत में ब्राह्मी लिपि मिलती है हमें, पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि मिलती है, और अफगानिस्तान में ग्रीक एंड अरमाइक मिलती है। अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक है, शिलालेखों की खोज, इनकी खोज शिलालेखों की खोज 1750 में हुई। में 1750 ईसा में। ठीक है ना, लिख लीजिएगा 1750 ईसा में। इनकी संख्या कितनी थी? 14 शिलालेखों की। ठीक है ना, 14 शिलालेखों की खोज 1750 में हुई, और इन्हें सबसे पहले जेम्स ने पढ़ा था।
और खोज किसने की थी? पाद्रिटी, खोजकर्ता। ठीक है, इतना ही फर्स्ट नेम। पैंथलर अगर आपको लिखना है पैंथलर तो लिख लीजिए, कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास इन्हें याद करवाने के लिए। ठीक है, 14 विलेखों की खोज 1750 में, एवं रीड जो पढ़ा कब पढ़ा इन्हें? 1837 ईस्वी में, ईशा में, नॉट पूर्व, ओनली ईशा। ठीक है ना, मतलब 1737 ईस्वी ईयर भी कह सकते हैं आप। ठीक है ना, जेम्स ने पढ़ा था इसे, जेम्स प्रिसेप, अंग्रेजों के नाम भी। ठीक है, जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था इसे। ठीक है, ये बात हो गई। अब अभिलेखों के टाइप, अब हम पढ़ेंगे इनके जो इनके 14 शिलालेख हैं उन्हें। ठीक है, एक बार फिर से रफ करता हूं और फिर बनाता हूं। ठीक है,